तो डोमा को हराने के बाद इनोस्के और कनाओ दोनों उस जगह से निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो बेहोश पड़ा हुआ है और उसे कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा था और जो उसकी पीठ पर क्रो बैठा हुआ है वो भी चिल्ला रहा था। तांजीरो को ऐसा लगता है कि ये तो आग की जलने की बू है और आग का ख्याल आते ही वो तुरंत उठ जाता है और तभी वो देखता है कि ग्यू अपने तलवार को आग में जला रहा था। तो फिर तांजीरो ग्यू से पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी ब्लेड टूट गई है क्या? इसका जवाब देते हुए ग्यू बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे जख्म में से खून बहना रुक ही नहीं रहा था इसलिए मैंने जख्म को जलाना शुरू कर दिया। उसके बाद ग्यू तांजीरो को बोलता है कि मैंने तुम्हारी ऊपरी बाजू पर भी कसकर पट्टी बांध दी है, लेकिन अगर तभी ये खून निकल रहा है तो मैं इसे जला दूंगा, तुम अपने कपड़े उतार कर यहाँ आ जाओ। जिसे सुनकर तांजीरो बोलता है नहीं ये सही है, मैं ठीक हूँ। और उसके बाद तांजीरो को दाहिने हाथ पर क्रेम पाता है, जिसे देखने के बाद ग्यू तांजीरो से बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी हड्डी को कुछ हो गया क्या? इस पर तांजीरो बोलता है बस थोड़ा सा खरोच का निशान है। उसके बाद ग्यू सीरियस हो जाता है और वह तांजीरो को बोलता है तुम्हें ये तो पता ही है कि ये लड़ाई अभी शुरू ही हुआ है, हमारा आखिरी गोल मुजान है, इसलिए हमें शायद अपर मूस के अगेंस्ट एक के बाद एक लड़ना पड़ जाएगा। जिसके बाद तांजीरो बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर अचानक से कहीं से क्रो आता है और वो अनाउंस करता है कि शिनोबु, कनाओ और इनोस्के तीनों ने मिलकर अपर मून 2 डोमा को हरा दिया है। जिसके बाद तांजीरो थोड़ा सा शौक होते हुए क्रो से पूछता है क्या इनोस्के और कनाओ ठीक है? जिस पर क्रो रिप्लाई देता है कि हाँ ऐसा ही कुछ। उसका तांजीरो अपने मन में सोचता है कि हम तो यहाँ पर जीत के झंडे गा रहे हैं, हम मुजान के बहुत ही ज्यादा करीब पहुँच रहे हैं। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मित्सुरी नाकिमे के पास जा रही है। मित्सुरी सरपेंट हाशिरो को बताती है कि अपर मून 4 मिल गया है और वो अब जा रही है उसे लड़ने, क्योंकि शिनोबी ने अपनी जान खतरे में डालते हुए विक्ट्री ली है और वह मेरे से अभी छोटी ही है, तो मैं उसे कभी भी पीछे नहीं रहने वाली। और उसके बाद मित्सुरी अपर मून 4 की तरफ जंप कर देती है और जंप करते हुए बोलती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। और उसके बाद जैसे ही मित्सुरी नाकिमो को स्लैश मारने वाली थी तभी नाकिमे उसके सामने दरवाजा ला देती है। अब मित्सुरी का अटैक फेल हो जाता है। अब मित्सुरी सीधा नीचे गिरने लगती है और नीचे गिरते हुए मित्सुरी को शर्म आ रही थी, वो काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग हो गई थी। जिसके बाद ओबेनाई मित्सुरी को बचा लेता है और उसे ऊपर ले जाता है। जिसके बाद वह मित्सुरी को समझाता है कि हमें आराम से शांति से काम लेना होगा, हम नहीं जानते कि हमारा ओपोनेंट क्या कर सकता है। और मित्सुरी यहाँ पर अभी भी शर्माते हुए बोलती है ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि नाकिमे यहाँ पर उन दोनों हाशिरा के नीचे का फर्श खोल देती है, लेकिन ओबेनाई और मित्सुरी दोनों ही गिरने से बच जाते हैं। लेकिन फिर आगे हम देखते हैं कि नाकिमे यहाँ पर एक के बाद एक कासल्स के फर्श को ओपन करे जा रही है ताकि वो उन दोनों को गिरा सके नीचे और अपने से दूर रख सके, और वो उन दोनों काफी मुश्किल से बच रहे होते हैं। और उसके ठीक बाद मित्सुरी एक जगह पर फंस जाती है और एक बिल्डिंग सीलिंग की तरफ उसे तेजी से ले जा रही थी ताकि वो मित्सुरी को कुचल सके, लेकिन तभी मित्सुरी उस बिल्डिंग को ही काट देती है और वहाँ से बच निकलती है। और वो अगेन फिर से नाकिमे की तरफ जाती है और वो उसे फिर से स्लैश मारने वाली होती है कि फिर नाकिमे वही चीज फिर से रिपीट करती है, उसके सामने एक दरवाजा ला देती है। बट यहाँ पर मित्सुरी उसके सामने से कूद जाती है और नाकिमे की तरफ चली जाती है ताकि वो उसे आराम से मार सके, लेकिन तभी नाकिमे उसके नीचे एक डोर खोल देती है जिससे वो फिसल कर सीधे इस कासल के नीचे चली जाती है। और उसके जस्ट बाद ओबेनाई अपने बीस्ट ब्रीथिंग के सेकंड फॉर्म का यूज करता है, स्मॉल स्नेक पॉइजन फैंक, लेकिन यहाँ पर नाकिमे ओबेनाई को भी नीचे फेंक देती है। आगे गिरते हुए ओबेनाई को यह समझ आता है कि अपर मून 4 की ब्लड डीमन टेक्निक किसी को मारने के लिए नहीं बनी है बल्कि सिर्फ कासल को मूव करने के लिए बनी है, लेकिन वो बिना किसी को मारे भी बहुत ही बड़ी मुसीबत है। उसका फिर से सीन चेंज होता है और हमें ग्योमे और मिचिरो दिखाए जाते हैं। यहाँ पर ग्योमे मिचिरो से बोल रहा होता है कि मित्सुरी मुजान करीब है, हमें जल्दी करना होगा। फिर हम देखते हैं कि ग्योमे के साइड से एक बिल्डिंग उसे धकेलने के लिए आ रही है, लेकिन ग्योमे इस चीज को सेंस कर लेता है और वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है ताकि वो उससे जल्दी निकल सके, लेकिन मिचिरो उसमें फंस जाता है और वो नीचे फेंका जाता है। वह बिल्डिंग मिचिरो को सामने वाले दीवार के पास ले जा रही थी। यहाँ पर मिचिरो ग्योमे को बोलता है कि आप मेरी फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा, आप आगे जाओ। जिसका हम देखते हैं कि वह दीवार मिचिरो को एक दीवार के अंदर ले जाता है और उसके सामने होता है अपर मून 1 कोकोशिबो। कोकोशिबो यहाँ पर मिचिरो को देखते ही बोलता है तो तुम आ ही गए डीमन स्लेयर, तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी जानी पहचानी है। और मिचिरो जैसे ही कोकोशिबो को देखता है वो समझ जाता है कि ये अपर मून 1 है। उसका अपीयरेंस इतना ज्यादा तगड़ा था कि मिचिरो उस टाइम पर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मिचिरो अपर मून को देखता है और वो मन ही मन सोचता है कि ये बाकी के अपर मून से काफी ज्यादा अलग है, ये बहुत ही ज्यादा डिग्निफाइड और मेजेस्टिक दिखता है और उसके पास एक तलवार भी है, पक्का ये पहले कभी डीमन स्लेयर रहा होगा और इसका मतलब है कि वो पक्का ब्रीदिंग स्टाइल भी जानता होगा। जिसके बाद मिचिरो अपने कटाना को निकालने की कोशिश करता है पर वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो इस फीलिंग को रोक ही नहीं सकता था, उसकी पूरी बॉडी फाइट करने से मना कर रही थी। और मिचिरो की पूरी जिंदगी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो किसी डीमन से डरा हो, लेकिन यहाँ पर कोकोशिबो का अपीयरेंस इतना ज्यादा हेवी था कि उसका हेवी और मिचिरो को डरा रहा था। कोकोशिबो यहाँ पर मिचिरो से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, जिसका मिचिरो अपना नाम बताता है तोकितो मिचिरो। और कोकोशिबो बोलता है ठीक है मैं समझ गया, सुगिकुनी नाम खत्म हो चुका है अब। जिसे सुनने के बाद तोकितो कोकोशिबो से बोलता है कौन है वो, जिसका रिप्लाई देते हुए कोकोशिबो बोलता है कि मैं जब इंसान था तब यह मेरा नाम था सुगिकुनी मिचिकात्सु और तुम सुगिकुनी परिवार के सदस्य हो जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया है, तो एक तरह से मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। जिसे सुनेगा तोकितो शौक हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है कि क्या ये आदमी मेरा पूर्वज है। वो सोचता है कि मुझे इसे मारना ही होगा, पर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि नामुमकिन। वह सोचता है कि क्या मैं इस पर यकीन करूँ, नहीं मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, ये झूठ बोल रहा होगा और अगर ये सच है तो ये आदमी पहले ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करता होगा। और उसके बाद फिर से तोकितो अपना तलवार निकालने की ट्राई करता है और तलवार निकालते हुए कोकोशिबो की तरफ तेजी से अटैक
अटैक करता है। वो कोकोशिबो के अगेंस्ट अपने बीस्ट ब्रीथिंग का सेकंड फॉर्म का यूज करता है, पर वो तभी देखता है कि कोकोशिबो ठीक उसके जस्ट पीछे है और वो उसके अटैक को डॉज कर चुका है। कोकोशिबो यहाँ पर तोकितो से बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन फिर तोकितो पीछे घूमता है और अपने फिफ्थ फॉर्म का यूज करता है। लेकिन फिर तोकितो देखता है कि अपर मून 1 उसके ठीक पीछे है और उसके पीछे से कोकोशिबो तोकितो से बोलता है तो तुम इस साल 14 साल के हो गए हो और तुम्हारी तकनीक तुम्हारी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा रिफाइंड है। जिसके बाद तोकितो अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो कोकोशिबो का सामना कर सके। और कोकोशिबो जैसे ही ये देखता है उसे याद आता है कि यह मार्क तो उसके समय का है, मतलब कि इसने इसे अपीरियड कर लिया। फिर म्यूचुअल अपने बीस्ट ब्रीथिंग का 7th फॉर्म यूज करता है और इस फॉर्म को देखने के बाद कोकोशिबो अपने मन में सोचता है मैंने कभी भी पहले इसे नहीं देखा कि कोई बीस्ट ब्रीथिंग यूजर ने कभी भी इस तरह के तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि तोकितो का कटाना ठीक कोकोशिबो के गर्दन के सामने है, लेकिन उसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि कोकोशिबो ठीक उसके पीछे खड़ा हो जाता है फिर से। और यहाँ पर कोकोशिबो फिर से मिचिरू की तारीफ करता है और बोलता है कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा है, जैसे कि मुझे अपने वंश से उम्मीद थी। हो सकता है कि समय के हिसाब से हमारा खून काफी ज्यादा कम हो गया है, पर ये तो मामूली सी बात है। जिसके बाद तोकितो कोकोशिबो से बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? भले ही मैं तुम्हारा वंशज हूँ, लेकिन यह सैकड़ों साल पुराना है। उसके बाद फिर से तोकितो कोकोशिबो पर अटैक कर देता है। डॉज करने के बाद कोकोशिबो तोकितो का बायां हाथ काट देता है और ये विदिन सेकेंड होता है, इतना फास्ट कि तोकितो डॉज भी नहीं कर पाता। उसके बाद कोकोशिबो तोकितो को बताता है कि मैंने अभी मून ब्रीथिंग का यूज किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि तोकितो अपने कटे हुए हाथ को टाइट से बांध लेता है ताकि खून बहना बंद हो सके और वो उसी हालत में फिर से कोकोशिबो पर अटैक करने जाता है। बट इस बार कोकोशिबो उस अटैक को डॉज करने के बजाय तोकितो उसका स्वॉर्ड छीन लेता है और उसके स्वॉर्ड से उसे एक पिलर में टांग देता है, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल था। उसके बाद कोकोशिबो तोकितो को एक ऑफर देता है कि तुम एक डीमन बन जाओ क्योंकि तुम मेरे वंशज हो, तुम मेरे काम आ सकते हो। वो तोकितो को बोलता है कि अगर तुम्हें अपने हाथ से प्यार है तो तुम एक डीमन बन जाओ, जिस पर तुम उसे फिर से रिजनरेट कर सकते हो। जिसका हम देखते हैं कि गेन्या कहीं से आ जाता है और वो छुपकर ये सब देख रहा होता है और गेन्या यहाँ पर ट्राई करता है कोकोशिबो को अपने गन से मारने का। उसके बाद गेन्या कोकोशिबो की तरफ फायर कर देता है। उसके जस्ट बाद गेन्या को ये एहसास होता है कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है और वह यह समझ जाता है कि ये वही डीमन है जिसे उसने अभी मारने की कोशिश की थी। कोकोशिबो यहाँ पर पीछे से गेन्या को बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? और उसके बाद जस्ट विदिन सेकंड में गेन्या का बायां हाथ कट जाता है, जिसे देखने के बाद तोकितो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि कोकोशिबो गेन्या को छोड़ सके और वो अपनी तलवार को भी निकालने की पूरा ट्राई करता है। और यहाँ पर गेन्या भी अपने राइट आर्म से अपने कटानों को निकालता है और कोकोशिबो पर अटैक करने की ट्राई करता है, बट यहाँ पर कोकोशिबो गेन्या का दूसरा हाथ भी काट देता है और यहाँ पर गेन्या नीचे गिर जाता है। कोकोशिबो गेन्या को बोलता है तो तुम वही बंदे हो जो कि डीमन को खाते हो। और ऐसा बोलने के बाद कोकोशिबो गेन्या को बीच से काट देता है और गेन्या वहीं वो फर्श पर नीचे गिर जाता है, जिसे देखने का तोकितो अपना पूरा दम लगाकर उस पिलर से बाहर निकलने का पूरा ट्राई करता है, बट यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर पाता। कोकोशिबो गेन्या को बोलता है कि तुम अभी तक नहीं मरे हो। आज से लगभग 300 साल पहले तुम्हारे जैसा ही एक तलवारबाज था जो कि डीमंस को खाता था और जब मैंने उसके शरीर को काटा तो वो मर गया, तो शायद मुझे तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा सर काटना होगा। मेरे पास ऐसी कोई भी वजह नहीं है तुम्हारे जैसे नकली डीमन को जिंदा रहने देने के लिए। उसका यहाँ पर कोकोशिबो अपने कटाना को निकालता है और गेन्या का गर्दन काटने वाला ही होता है, तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई सानेमी आकर गेन्या को बचा लेता है और कोकोशिबो को पीछे धकेल देता है। और कोकोशिबो सानेमी को देखकर समझ जाता है कि वह विंड पिलर है। वह सानेमी को बोलता है कि क्या तुम विंड यूजर हो? इसका जवाब देते हुए सानेमी बोलता है हाँ तुम सही समझे, मैं ही हूँ विंड यूजर। जिसका सानेमी गेन्या से बोलता है मैं यहाँ पर सीरियस हूँ, तुम सचमुच एक पैथेटिक छोटे भाई हो। और वह गेन्या को बोलता है कि तुमको क्या लगता है मैं खुद के ही माँ को मारने पहुँच गया क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। उसका हमें एक पार्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेन्या तांजीरो इनोसुके आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर तांजीरो गेन्या को बोलता है कि क्या सच में तुम्हारे डीमन स्लेयर में शामिल होने से वो गुस्सा हो गया, लेकिन मुझे सानेमी में से गुस्सा होने का जरा से भी गंध महसूस नहीं हुआ था, इसलिए तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है और अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो आगे बढ़ो। इस पूरे समय में उसने तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया है गेन्या। उसका हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सानेमी गेन्या को बोल रहा था कि तुम्हें तो शादी कर लेना चाहिए था और वो आखिरी बार गेन्या को बोलता है कि मैंने यह तय कर लिया है कि आज से कोई भी डीमन तुम्हारे और नहीं आएगा, जिसे सुनने के बाद गेन्या की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई से माफी मांगता है। इन दोनों की बातों सुनने के बाद कोकोशिबो बोलता है कि तुम दोनों डीमन स्लेयर भाई हो। जिसके बाद सानेमी अपने भाई का बदला लेने के लिए कोकोशिबो पर अटैक कर देता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा एंग्री होता है और कोकोशिबो भी उसे डॉज करने की जगह पर अपने कटाना को निकाल लेता है और उसे फाइट करने लगता है। कोकोशिबो सानेमी के अटैक को डॉज करता है और उस पर अटैक करता है। इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंसेन थी और उसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आई थिंक तुम्हें ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।